द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास के उन विरले संघर्षों में से एक है जिसने दुनिया को एक नया आकार दिया और इसलिए यह अकादमिक जगत से लेकर आम जनता तक अध्ययन और चर्चा का विषय बना हुआ है। इतिहास की इस महान विपत्ति का चित्रण करने वाली छवियों की व्यापक उपलब्धता इसमें सहायक है। यहाँ तक कि अब इसके समाप्त होने के लगभग 8 दशक बाद भी पहले कभी न देखी गई तस्वीरें अभी भी मिल रही हैं, जो नई कहानियों को उजागर करती हैं, ताकि हम जितना संभव हो सके उतनी पूरी कहानी बता सकें। स्वाभाविक रूप से इनमें से कई छवियां सुखद नहीं हैं और इस एपिसोड में हम आधुनिक इतिहास के सबसे निर्णायक संघर्ष की 10 भयानक छवियों को देखने जा रहे हैं। वेलकम टू वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड। एडोल्फ हिटलर का नाम इतिहास में सबसे नफरत वाले नामों में से एक हो सकता है, परंतु कुछ ही इतिहासकार इस बात से इनकार करेंगे कि वह दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में माहिर थे। फ्यूहरर के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति की लगभग पौराणिक और मंत्रमुग्ध करने वाली क्षमताओं पर पूरी किताबें और शैक्षणिक अध्ययन किए गए हैं। उनकी ऊर्जा, हाव भाव और आवाज दर्शकों को उनके जादू में लाने के लिए मिलकर काम करते थे। यही जनता को आकर्षित करने की उनकी क्षमता 1930 के दशक में नाजी पार्टी को सत्ता दिलाने की कुंजी थी। एक महत्वपूर्ण बिंदु हिटलर के बोलने पर हावी था और वह था जर्मन भाग्य की अवधारणा। हिटलर ने महान युद्ध में खोए हुए इलाकों को वापस लेकर और 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला करके राइक्सटैग में जर्मन सरकार के सामने भाग्य की दिशा में अगले कदम का संदेश दिया। ये युद्ध के पहले दिन हिटलर है। भाषण में उन कारणों का उल्लेख किया गया जिनके कारण उन्होंने युद्ध चुना था, जिनमें से कई मनगढ़ंत थे, और यह एक काफी भयावह घोषणा के साथ समाप्त हुआ। उद्धरण, मैं अब से जर्मन राइख का पहला सैनिक हूं। मैंने फिर से अपना सबसे पवित्र और प्रिय कोट पहन लिया है। जब तक विजय पक्की नहीं हो जाती या मैं परिणाम से बच नहीं पाता, तब तक मैं इसे नहीं उतारूंगा। किसी भी नए परिवार के लिए बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करना एक चिंताजनक समय हो सकता है, लेकिन यह नेविल मूनी के माता पिता के लिए विशेष रूप से ऐसा रहा होगा। जब वे नेविल के आने का इंतजार कर रहे थे, तब वह दुनिया जिसमें वह जन्म ले रहा था तेजी से बिगड़ रही थी। रविवार 3 सितंबर 1939 की सुबह उनका स्वागत माता पिता ने किया। लंदन में पैदा होने वाला पहला बच्चा होने के नाते जो शहर आने वाले तूफान का सामना करेगा, उस दिन ने उसे युद्ध का पहला बच्चा बना दिया। 11:15 पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन ने होम सर्विस पर घोषणा की कि हिटलर द्वारा ब्रिटिश मांगों को पूरा न करने के कारण यह देश जर्मनी के साथ युद्ध में है। चैम्बरलेन ने कहा कि युद्ध टालने में विफलता एक कड़वा निजी झटका था, पर उन्हें नहीं लगता कि वे और कुछ कर सकते थे। हालांकि इतिहास उन्हें कड़ाई से आंकता है। युवा नेविल मूनी ने बचपन में वयस्कों के डर से प्रभावित होकर पाया कि जर्मनी ब्रिटिश शहरों पर गैस हमले करेगा, इसीलिए गैस मास्क एक छोटे बैग में घड़ी की तरह आम पहनावे का हिस्सा बन गया। हालांकि शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए उनके छोटे चेहरों पर गैस मास्क लगाना काफी मुश्किल था, इसलिए जहरीली गैस से बचाव के कई विकल्प बनाए गए, जैसे हवा को फिल्टर करने वाले पालने और बड़े बोरे जैसे उपकरण जिनमें माता पिता बच्चों को बाहर ले जा सकें, जैसा कि छोटे नेविल ने पहना है। अंततः गैस हमले का खतरा वास्तविक होने के बावजूद जर्मनी और पश्चिमी देशों ने इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। जर्मनी द्वारा पश्चिमी मोर्चे पर गैस का इस्तेमाल सभी पक्षों के लिए इस घातक हथियार का उपयोग एक दूसरे के खिलाफ करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जल्दी ही महसूस किया गया कि यदि नाजी जर्मनी ने गैस को हथियार के रूप में विकसित किया, तो यह सहयोगियों को भी ऐसा करने की अनुमति देगा। 1920 के दशक में हथियार सीमितीकरण संधियों में, जिनका लक्ष्य एक और महायुद्ध टालना था, गैस हथियार उनमें शामिल थे जिन्हें विश्व के देशों ने प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। फिर भी कई पश्चिमी देशों के रासायनिक निर्माताओं ने मिलकर ऐसे औद्योगिक कीटनाशक बनाए जिन्हें वे जानते थे कि हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। हथियारों की शक्ति को समझते हुए दोनों पक्षों के पास उनके उपयोग की धमकी का मतलब उनके प्रतिशोधात्मक उपयोग की धमकी से संतुलित होना था। चीन के खिलाफ युद्ध में जापानी साम्राज्य को किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं थी। चीनी कैदियों पर पहली बार यूनिट 731 जैसे कुख्यात सुविधाओं में मौत के परीक्षण किए गए।
1937 से युद्ध के अंत तक जापानी सेना ने चीनी शहरों पर अंधाधुंध जहरीली गैस का इस्तेमाल किया। कुछ गैस का उपयोग दुश्मन को अक्षम करने के लिए किया गया था, जैसे लाल मोमबत्तियां जो अनियंत्रित उल्टी का कारण बनती थीं, या मस्टर्ड और लेविसाइड गैस जो पीड़ितों की त्वचा पर गंभीर जलन और फफोले छोड़ देती थीं। फिर वहां प्रलयकारी गैसें थीं, जिन्हें जितने संभव हो उतने लोगों को मारने के लिए डिजाइन किया गया था। एक अमेरिकी बम वर्षक विमान दुश्मन पर बमबारी करते हुए एक अन्य B-17 बम वर्षक के बमों के रास्ते में आ जाता है, जो ऊपर उड़ रहा होता है। यह एक भयानक क्षण होता है। कुछ ही क्षणों में ऊपर से गिराया गया पहला 1000 पाउंड का बम B-17 के पोर्ट क्षैतिज स्टेबलाइजर से टकराएगा, उसे काट देगा, जिससे विमान अनियंत्रित स्पिन में प्रवेश करेगा और उसका दल विमान के धड़ से चिपक जाएगा और बच नहीं पाएगा। विमान एक B-17G, जिसे मिस डोना में II कहा जाता है, 332वें बम स्क्वाड्रन, 44वें बम समूह, 8वीं वायुसेना का, अपनी स्थिति से हटकर और बमबारी के दौरान एक अन्य B-17 जिसका नाम ट्रूडी था के नीचे आ गया। 13,000 फीट की ऊंचाई पर तनाव के कारण पंख टूट गए, जिससे बम वर्षक आकाश में बिखर गया और सभी 11 दल के सदस्यों की मृत्यु हो गई। ट्रूडी के दल को भारी अपराध बोध हुआ होगा, यह जानते हुए कि उनके बम ने 11 साथियों को मार डाला था। यदि खाइयों में सैनिकों की छवियां प्रथम विश्व युद्ध को दर्शाती हैं, तो बम वर्षक विमानों की लहरें, जो क्रोधित पक्षियों की तरह आकाश को भर देती हैं और विनाश बरसाती हैं, द्वितीय विश्व युद्ध की प्रकृति को प्रतिबिंबित करती है, दूसरे की प्रकृति का प्रतीक है। प्रारंभिक छापे छोटे होते थे, जिनमें ज्यादातर 12-20 जुड़वांव इंजन बम वर्षक विमान एक स्क्वाड्रन में एक लक्ष्य पर केंद्रित होकर काम करते थे। जर्मनी मध्यम जुड़वां इंजन प्रकार के बेड़े पर अड़ा रहा, जबकि पश्चिमी सहयोगियों ने विशाल 4 इंजन वाले रणनीतिक बम वर्षकों की सेना खड़ी की, जो धुरी शक्तियों को पराजित कर देगी। आसमान में इतने सारे विमानों के होने से ऐसी घटनाएं या बम वर्षकों का एक दूसरे से टकराना अपरिहार्य था। कई दलों ने तेजी से प्रशिक्षण लिया ताकि जल्द से जल्द युद्ध में भेजा जा सके, जिससे वे ज्यादा हादसों का शिकार हुए। इससे स्थिति नहीं सुधरी। 2100 विमान ने शत्रु की गतिविधियों से सीधे तौर पर असंबंधित दुर्घटनाओं और घटनाओं में 2100 से अधिक विमान खो दिए। दो जापानी अधिकारी गर्व से कैमरे के सामने खड़े हैं, यह जानते हुए कि जापान में उन्हें नायकों के रूप में चित्रित किया जा रहा है। समुदायों के लिए गौरव लाकर लोग अपने नायकों की भूमिका निभा रहे हैं। नायक भावी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं और देश की अंतिम जीत के प्रति जनता को आश्वस्त करते हैं। तो इन दो व्यक्तियों ने ऐसा कौन सा कारनामा किया जिसके लिए उन्हें इतनी प्रशंसा मिली? ये दोनों व्यक्ति इंपीरियल जापानी सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट हैं, जो चीन में सेवा कर रहे हैं। 25 वर्षीय तोशियाकी मुकाई और 26 वर्षीय त्सुयोशी नोदा। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के अधिकांश पश्चिमी ऐतिहासिक विवरण अभी भी संघर्ष की शुरुआत को हिटलर के 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के विपरीत, कई एशियाई इतिहासकार खासकर चीन में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1931 में जापान के मांचूरिया पर आक्रमण से मानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की वास्तविक शुरुआत के रूप में यह चीन और जापान के बीच युद्ध के जापान और मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध में विलय होने का परिणाम था, जिनका अंत एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। दो अधिकारियों की तस्वीरें 1937 में ली गईं, जब जापानी सेना ने तत्कालीन चीनी राजधानी नानजिंग पर कब्जा किया था। बाद में नागरिकों के खिलाफ हिंसा और सामूहिक बलात्कार हुए, जिन्हें वरिष्ठ जापानी अधिकारी भी नहीं रोक पाए, भले ही वे चाहते थे। ये दोनों व्यक्ति इस भयावह प्रतियोगिता में भाग लेने से प्रसिद्ध हुए, जिसमें देखा गया कि कौन यासुकुनी तलवार से सबसे तेजी से 100 लोगों का सिर काट सकता है। यह एक समाचार लेख का हिस्सा था। फिर लेख क्रूरता से मजाक करता है कि इस कारनामे को पूरा करने के बाद दोनों व्यक्ति ने अतिरिक्त पारी में प्रवेश किया। दोनों व्यक्ति द्वितीय विश्व युद्ध से बच गए और उनके अपराधों के लिए मित्र राष्ट्रों द्वारा मुकदमा चलाकर 28 जनवरी 1988 को फांसी दी गई।
1941 में जर्मन आक्रमण के बाद यूक्रेन के लविव शहर में एक यहूदी महिला को दंगाइयों ने घेर लिया था। उसकी भयभीत आंखें कैमरामैन से दया की भीख मांग रही हैं। पिछले कुछ घंटों में उसने अपने दोस्तों और परिवार को उनके घरों से खींचते, पीटते और मारते देखा था और उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। सोवियत और यहूदी विरोधी यूक्रेनी राष्ट्रवादी जर्मन सैनिकों और गेस्टापो के साथ मिलकर यहूदियों को इकट्ठा करने में लगे थे, जिन्हें वे मानते थे कि वे क्रूर सोवियत अधिकारियों के साथ साजिश कर रहे थे, जो आक्रमण से पहले उन पर शासन कर रहे थे। शहर की जेलों में सोवियत अधिकारियों के हाथों मारे गए सैकड़ों शव मिलने से शहर के 1.5 लाख यहूदियों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी, जिसे जर्मन आक्रमणकारियों का खुला समर्थन प्राप्त था। भीड़ ने नैतिकता और सहानुभूति खो दी, क्योंकि उन्होंने यहूदियों को 30 जून से 2 जुलाई और 25 जुलाई से 19 जुलाई के बीच सड़कों पर घसीटा। दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ितों ने अपने घरों को नष्ट होते देखा, उनकी संपत्तियां चोरी हो गईं और यहां तक कि उनके कपड़े भी उनकी पीठ से फाड़ दिए गए, इससे पहले कि अनिवार्य पिटाई शुरू हो। बच्चे भी इस अत्याचार के शिकार हुए। यहूदी लड़कियों के साथ उनकी माताओं और दादियों के साथ सामूहिक बलात्कार और पिटाई की गई, जबकि 9 साल के छोटे यूक्रेनी लड़कों को भी हमलों में सहायता करते हुए जाना गया। पोग्रोम्स में मारे गए लोगों की संख्या अभी भी विवादास्पद है। जर्मन डेथ स्क्वाड्स आइंसात्सग्रुppen की भागीदारी से संख्या और भी अस्पष्ट हो जाती है, जिन्होंने होलोकॉस्ट में अपनी भूमिका निभाई। जहां तथ्य है कि जब 21 जुलाई 1944 को सोवियत सेना ने जर्मनों से लवों को मुक्त कराया, तो वहां के 1% से भी कम यहूदी जीवित बचे थे। एक मित्र राष्ट्र का जहाज पानी के एक टॉवर में गिर जाता है जब जर्मन यूबोट से दागा गया टॉर्पीडो उसके पतवार से टकराता है। व्यापारी जहाज पर सवार चालक दल को शायद देर से खतरे की चेतावनी मिली। केवल धातु के शार्क की छोटी पेरिस्कोप, जो मुश्किल से एक नाली पाइप से चौड़ी थी, पानी में बाहर निकलती थी ताकि पनडुब्बी की स्थिति का संकेत मिले, जो अक्सर उत्तरी अटलांटिक के अशांत पानी में लगभग अदृश्य होती थी। यू बोट कप्तान ने पेरिस्कोप के माध्यम से इस दृश्य को खुशी से देखा। उसने महसूस किया कि उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है और अपने स्कोर में सुधार किया है। यह उसकी नाजी दुनिया में स्थिति को बढ़ाएगा, जो अपने नायकों की पूजा करती थी, विशेषकर यू बोट बेड़े में। वे ब्रिटेन को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे ताकि पूरा यूरोप जर्मन नियंत्रण में आ जाए। जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण और ब्रिटेन व फ्रांस द्वारा युद्ध की घोषणा के बावजूद 2 दिनों तक मित्र देशों के जहाज शांतिकाल की भांति यात्रा करते रहे। यू बोट के शुरुआती शिकार अक्सर असहाय थे, जिससे यू बोट कमांडरों को अपने महंगे टॉर्पीडो बचाने का मौका मिला। उन्हें सतह पर अपनी डेक गनों से गोलीबारी का अवसर मिला। ब्रिटिश और कैनेडियन नौसेना के पास हर जहाज की रक्षा करने के लिए युद्धपोत पर्याप्त नहीं थे, यहां तक कि काफिले में भी, और उनकी वायुसेना इस कमी को पूरा करने में अक्षम थी। जर्मन यू बोट्स ने समुद्र को तेल और खून से काला लाल कर दिया, जिससे ब्रिटेन लगभग मौत के करीब पहुंच गया। विंस्टन चर्चिल ने बाद में माना कि युद्ध के दौरान यू बोट का खतरा ही उन्हें सबसे ज्यादा डराने वाली चीज थी। फिर भी मित्र राष्ट्र शीघ्र ही सीख गए। वायु सेनाओं को लंबी दूरी और बेहतर हथियारों वाले रडार युक्त विमान मिलने लगे, जो रात में भी यू बोट्स का शिकार कर सकते थे। मित्र राष्ट्रों की नौसेनाओं को भी नए युद्धपोत, एंटी सबमरीन डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन कमिटी जैसे पानी के नीचे का पता लगाने वाले उपकरण और हेजहोग जैसे पनडुब्बी रोधी हथियार प्राप्त हुए, जो संदिग्ध यू बोट पर विस्फोटक चार्ज फायर करते थे। युद्ध के अंतिम चरणों में अत्याधुनिक यू बोट्स के आगमन के बावजूद परिस्थितियां पूर्णतः बदल चुकी थीं। 1944 के अंत तक कोई भी यू बोट कप्तान लक्ष्यों की तस्वीरें खींचने में समय नहीं गंवाएगा, क्योंकि कुछ ही मिनटों में शिकारी शिकार बन जाएगा और वह जल्दी से एस्कॉर्ट बल से बचने की कोशिश करेगा। एक अमेरिकी सैनिक जापानी पनडुब्बी के गोले से बने गड्ढे के पास खड़ा है। उसका लक्ष्य कुछ मीटर दूर स्थित बड़ा भंडारण टैंक कुछ छोटे डेंट्स को छोड़कर लगभग बिना नुकसान के है। गोला कुछ ही फीट और पास गिरने पर होने वाले परिणामों की कल्पना आसानी से की जा सकती है। जब हिटलर पोलैंड में घुसा तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने लड़ाई से बाहर रहने का फैसला किया, जैसा कि उसने 20 साल पहले किया था, जब काइजर ने भी ऐसा ही किया था।
अमेरिका ने जापान और एशिया में बढ़ते संकट के साथ भी इसी तरह की नीति अपनाई। दोनों युद्धों में विशाल महासागरों ने अमेरिका को एक सुरक्षा कवच दिया, जिससे वह बिगड़ती वैश्विक परिस्थितियों और एक्सिस देशों के अत्याचारों से बचा रहा। लेकिन एक बार जब जापान को एहसास हुआ कि उसका विस्तार अनिवार्य रूप से उसे अमेरिका के साथ संघर्ष में लाएगा, तो उन्होंने पर्ल हार्बर के खिलाफ अपना साहसी हमला शुरू कर दिया। यह हमला इतना चौंकाने वाला था कि इसने अमेरिकी लोगों को हिलाकर रख दिया, जिन्हें डर था कि जापानी हवाई जहाज अमेरिकी शहरों पर हमले करेंगे। अमेरिकी मुख्य भूमि को यूरोप और एशिया में हुई बमबारी से बचा लिया गया। यह विपरीत सामान्य धारणा के प्रत्यक्ष आक्रमणों से मुक्त नहीं था। 23 फरवरी 1942 को 900 घंटे के ठीक बाद राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अपने एक फायरसाइड चैट के दौरान रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित किया। जापानी पनडुब्बी I-17 कमांडर निशिनो कोजो की कप्तानी में गोलेटा शहर के पश्चिम में कैलिफोर्निया तट से उभरी। अपनी 14 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर डेक गन से I-17 ने लगभग 20 मिनट तक एलवुड तेल क्षेत्रों की समुद्री परिष्करण सुविधाओं पर गोलीबारी की। जापानी निशाना खराब था। पाइपलाइन के अलावा एकमात्र अन्य नुकसान एक गोले से हुआ, जो ड्रिलिंग डेरिक के आधार पर लकड़ी के घाट को छेद कर पंप हाउस में फट गया। हमले ने अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं किया, परंतु अमेरिकी जनता में भय फैला दिया। 1812 के अमेरिका ब्रिटेन युद्ध के बाद विदेशी शक्ति द्वारा अमेरिका पर हमला नहीं हुआ था। I-17 कैलिफोर्निया तट पर बिना चुनौती के आया, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा पर सवाल उठे। इसीलिए रिफाइनरी पर हमले का भौतिक प्रभाव की तुलना में इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहीं अधिक था। सोलह साल की लीपा राडिक को 8 फरवरी 1933 को फांसी दी जाने वाली है, इसलिए उसके गले में फांसी का फंदा डाला जा रहा है। कम उम्र में ही राडिक ने जर्मन और फांसीवादी सहयोगियों के खिलाफ यूगोस्लावियन पार्टिजन्स के साथ हथियार उठाया, जब उन्हें परिवार समेत कम्युनिस्ट होने पर गिरफ्तार किया गया। युद्ध के दौरान वह जोसेफ टिटो की कम्युनिस्ट सेनाओं के साथ जर्मनों के खिलाफ लड़ी। साथ ही वह टिटो के कम्युनिस्ट विचारधारा के विरोध में यूगोस्लाव राजशाही समर्थक पार्टिजन्स से भी संघर्ष करती रही। राडिच को 1943 की शुरुआत में टिटो की सेनाओं के खिलाफ जर्मनों द्वारा एक बड़े अभियान के दौरान पकड़ लिया गया था। लड़ाई खूनी होगी, लेकिन अंततः जर्मन टिटो के पार्टिजन्स को हराने में विफल रहे, जिन्होंने अपनी क्रांति और आजादी की लड़ाई जारी रखी। अपने बचपन में लोग मानते थे कि उसे उनके नाम बताने के लिए मजबूर किया जा सकता है जिनसे वह लड़ा था। आमतौर पर यह माना जाता है कि उसने अपने कैदियों को जवाब में कहा, उद्धरण, मेरे साथी अपने नाम तब बताएंगे जब वे मेरी मौत का बदला लेंगे। उद्धरण समाप्त। हालांकि सटीक अनुवाद थोड़ा भिन्न होता है। उसके शब्दों ने उसकी मृत्यु का वारंट साइन किया, पर उसे एक शहीद भी बना दिया। युद्ध के बाद टिटो के कम्युनिस्ट यूगोस्लाविया ने मरणोपरांत उन्हें ऑर्डर ऑफ द पीपल्स हीरो से सम्मानित किया। जापानी युद्धपोत एक काले धुएं के डरावने टॉवर के पास से गुजरते हैं, जहां कभी इतिहास का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत यामाटो था। यह छवि 17 अप्रैल 1945 को यामाटो की मृत्यु को दर्शाती है। अंतर युद्ध काल में वैश्विक नौसैनिक समुदाय में बड़े युद्धपोतों की भावी उपयोगिता पर बहस बढ़ी। पनडुब्बियों और विमानों की ताकत को देखते हुए जापान ने अन्य देशों की तुलना में युद्धपोतों को लंबे समय तक बनाए रखा और खासकर अमेरिकी नौसेना को चुनौती देने के लिए यामाटो श्रेणी के सुपर युद्धपोत बनाए। इसका विशाल आकार, 70,000 टन से अधिक और अतुलनीय मारक क्षमता यामाटो और इसकी बहन जहाज मुसाशी को कागज पर सबसे घातक युद्धपोत बना दिया गया। जो लोग युद्धपोत के समय समाप्ति का तर्क दे रहे थे, वे सही साबित हुए। दोनों जहाज जापानियों के लिए गर्व का स्रोत थे, लेकिन काफी साधारण करियर रहे। उन्हें कभी भी अपनी पूरी क्षमता दिखाने का मौका नहीं मिला। मुसाशी को यूएस द्वारा नष्ट और हमला किया गया। 24 अक्टूबर 1944 को लेटे की खाड़ी की लड़ाई में विमानों द्वारा। अगले वर्ष मित्र देशों की नौसेनाओं ने जापानी नौसेना को पराजित कर प्रशांत महासागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया।
यामातो जैसे जहाज को समुद्र में रखने की मूर्खता को समझते हुए भी यामातो को मित्र देशों के खिलाफ ओकिनावा द्वीप की रक्षा करने का आदेश दिया गया। सभी को पता था कि यह एक तरफा मिशन था। जहाज को खुद को तट पर लाने और अपने हथियारों से अमेरिकी हमलों को रोकने का आदेश दिया गया था, जब तक कि वह अनिवार्य रूप से अमेरिकी वायु शक्ति के सामने नहीं झुक जाता। हालांकि इसे इस योजना को क्रियान्वित करने का मौका नहीं मिला और इसे रास्ते में ही रोक लिया गया, जैसे ही इसके गोदाम अमेरिकी बमों और टॉर्पीडो से लगातार हिट के बाद विस्फोटित हो गए। यामातो धुएं और आग की दीवार के पीछे नष्ट हो गया। इसका विनाश न केवल इस अद्भुत जहाज के जीवन का अंत था, बल्कि एक युग के अंत का संकेत भी था। फिर कभी भी इतने बड़े आकार का सतह युद्ध के लिए डिजाइन किया गया युद्धपोत नहीं बनाया जाएगा। एक महान शहर के उजड़े खंडहरों में कोलोन कैथेड्रल के जुड़वां मीनारें खड़ी हैं, जो विनाश के बावजूद आकाश तक पहुंचती हैं। कोलोन जर्मनी का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, इसलिए यह मित्र राष्ट्रों के हिटलर के तीसरे राइख को घुटने टेकने पर मजबूर करने के बमबारी अभियान का मुख्य निशाना था। लोगों ने कैथेड्रल की ओर देखा होगा, जो अभी भी खड़ा था, यह मानते हुए कि भगवान मौजूद हैं, भले ही भयावह घटनाएं हो रही थीं। यह विश्वास भयानक रूप से गलत था, क्योंकि कैथेड्रल की विशिष्ट छवि का उपयोग मित्र राष्ट्रों के बमबारी दलों द्वारा लक्ष्यों को खोजने और विनाश के लिए किया गया था। कोलोन पर युद्ध के दौरान कई बार बमबारी हुई, लेकिन इसका नाम हमेशा 30 मई 1942 की रात की घटनाओं से जुड़ा रहेगा। उस शाम रॉयल एयर फोर्स के बॉम्बर कमांड ने एयर मार्शल सर आर्थर हैरिस के नेतृत्व में शहर पर एक निर्णायक प्रहार करने के उद्देश्य से 1000 से अधिक बम वर्षक भेजे। जर्मन रक्षा को भेदने के लिए लगभग हर बम वर्षक विमान की आवश्यकता थी, जिसमें कुछ प्रशिक्षण विमान भी शामिल थे। प्रत्येक विमान को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अलग अलग क्षेत्र आवंटित किए गए थे। जर्मनी में 2500 अलग अलग आग लगाई गई, जिनमें से 1700 को अग्निशमन दल ने बड़ी आग माना। लगभग 13,000 इमारतें नष्ट हो गईं, जिनमें से 2,500 से अधिक औद्योगिक या व्यावसायिक इमारतें थीं। आश्चर्यजनक रूप से जमीनी स्तर पर मारे गए लोगों की संख्या 500 से कम थी, जो जर्मन तैयारियों और हवाई हमले के आश्रयों के व्यापक निर्माण के कारण थी। हालांकि 5,000 से ज्यादा लोग घायल और 450,000 से अधिक बेघर हो गए। वापसी हमलों का भय था कि छापे के बाद लगभग 7 लाख लोग शहर के खंडहरों से भाग गए। शहर पर छापा नाजी युद्ध प्रयास को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ मित्र राष्ट्रों के लिए एक बड़ी प्रचार जीत भी थी। युद्ध के अंत के समय मित्र राष्ट्रों के बमबारी से नागरिक आबादी केंद्रों को हुए नुकसान की तस्वीरें ब्रिटिश लोगों तक पहुंचने लगीं। ब्लिट्ज के दौरान कई लोगों ने नाजी बमबारी की पीड़ा सही थी। वे बमबारी कमांड की उपलब्धि का जश्न मनाने के बजाय इस बात से भयभीत थे कि उनके बमबारी दल ने न सिर्फ नफरत भरे दुश्मन जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया, बल्कि और भी ज्यादा विनाशकारी परिणाम हासिल किए। आज भी इतिहासकारों में विवाद है कि क्या मित्र राष्ट्रों द्वारा जर्मन और जापानी शहरों पर किए गए बमबारी अभियान को युद्ध अपराध माना जाता है। फिर भी हैरिस अपने जीवन के शेष भाग को बिना क्षमा के ही जिएंगे।